A very good morning to all of you. Today we are going to study what is meant by subsidiary to ledger. यानी हम सब्सिडरी से लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं, यानी आपके पास कौन सी बुक्स है, सब्सिडरी बुक्स है। सब्सिडरी बुक्स को आप लेजर में कैसे कन्वर्ट करोगे उसके बारे में आज अपन क्लास में देखेंगे। इसके पहले हमने क्या देखा था सर? इसके पहले हमने देखा था जर्नल टू लेजर। इसके पहले हमने क्या देखा था सर? इसके पहले हमने देखा था जर्नल टू लेजर, यानी व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग अ जर्नल एंट्री, उस जर्नल एंट्री को यानी रिकॉर्डिंग स्टेज से आप स्टेज नंबर 2 पोस्टिंग स्टेज पे कैसे जाओगे। हमने इसके पहले देखा था जर्नल टू लेजर। जर्नल कौन सी स्टेज में आता है सर? जर्नल आता है रिकॉर्डिंग स्टेज में। और लेजर कौन सी स्टेज में आता है सर? लेजर आता है पोस्टिंग स्टेज में। यहां पे हमने क्या किया था? लेजर में ट्रांसफर किया था। एवरी जर्नल एंट्री के हमने कहां ट्रांसफर किया था? लेजर अकाउंट में ट्रांसफर किया था। सबके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाए थे। और सर जब हम लेजर अकाउंट बनाते हैं तो किस शेप में रहता है? इट विल बी डिवाइडेड इन टी शेप। एक साइड कौन सा रहता है? डेबिट। दूसरा साइड कौन सा रहता है? क्रेडिट। ये हमने क्या किया था सर? प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि जर्नल एंट्री को हम लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हैं। लेकिन आज हमें क्या देखना है सर? अगर सब्सिडरी बुक्स है तो सब्सिडरी बुक्स को आप जर्नल एंट्री में कैसे, लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हो। अगर आपके पास क्या है? सब्सिडरी बुक्स है तो आप उसे लेजर में कैसे ट्रांसफर करते हो। तो आइए सबसे पहले अपन कैश बुक को इंपॉर्टेंस देते हैं। आइए सबसे पहले कैश बुक को इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपने देखा होगा तो कैश बुक किस फॉर्मेट में बनी रहती है? टी फॉर्मेट में बनी रहती है। जो आपकी कैश बुक रहती है बेटा वो किस फॉर्मेट में रहती है? टी फॉर्मेट में रहती है। ये उसकी कौन सी साइड रहती है? डेबिट साइड रहती है। ये उसकी कौन सी साइड रहती है? क्रेडिट साइड रहती है। एक साइड उसका डेबिट रहता है, दूसरा साइड उसका क्रेडिट रहता है। ये मान के चलो कौन सा है? सिंगल कॉलम कैश बुक है। ये मेरा क्या है बेटा? सिंगल कॉलम कैश बुक है। इट इज सिमिलर टू लेजर अकाउंट। Yes sir, the cash book is similar to ledger account। क्या हम कैश बुक का फिर से कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे क्या? द आंसर इज नो। सर ऐसा हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि जो कैश बुक है ना वो साक्षात रिकॉर्डिंग है और वही साक्षात पोस्टिंग है। जो आपका कैश बुक है ना जिसमें आपने लिखा था कैश अकाउंट डेबिट हो रहा तो उसके डेबिट साइड में लिखा था, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो उसके क्रेडिट साइड में लिखा था। ये साक्षात क्या है? ये साक्षात खुद ही क्या है सर? ये साक्षात खुद ही लेजर अकाउंट है। हम वापस कैश बुक का कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। बोलने का मतलब सर अगर आपने कैश बुक प्रिपेयर किया है, सर अगर आपने कैश बुक प्रिपेयर किया है तो आपको आगे क्या प्रिपेयर नहीं करना है सर? हमें कैश अकाउंट प्रिपेयर करने की को जरूरत नहीं है। हमें कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाना बेटा? हमें कैश अकाउंट इसलिए नहीं बनाना क्योंकि ये जो कैश बुक है यही साक्षात कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। ये जो आपने कैश बुक मेंटेन करके रखा है वही साक्षात कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट है। सर अगर हमने डबल कॉलम कैश बुक बना के रखा है तो जहां पे हमारे पास कैश की भी इंफॉर्मेशन है और हमारे पास बैंक की भी इंफॉर्मेशन है, यानी ये कैश की भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, बैंक की भी दे रहा है, कैश की भी दे रहा है, बैंक की भी दे रहा है। अगर आप कैश बुक का कैश अकाउंट नहीं बना रहे हो तो आप क्या कैश बुक का बैंक अकाउंट बनाओगे क्या? नहीं सर, हम ना बैंक अकाउंट बनाएंगे ना कैश अकाउंट बनाओगे। इन केस ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक और इन केस ऑफ डबल कॉलम कैश बुक और इन केस ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक तू ना ही कैश का अकाउंट बनाता है, तू ना ही बैंक का अकाउंट बनाता है। लेकिन अगर ट्रिपल कॉलम कैश बुक है और उसमें डिस्काउंट कॉलम है तो तेरे को डिस्काउंट का अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट बेटा दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव। तो हमेशा याद रखना अगर मैं सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं तो मैं वापस उसका कैश अकाउंट नहीं बनाऊंगा सेकंड स्टेज पे, मैं उसका वापस बेटा कैश अकाउंट प्रिपेयर नहीं करूंगा। कौन सी स्टेज पे? सेकंड स्टेज पे। लेकिन अगर मैं डबल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं तो ना ही मैं कैश अकाउंट बनाऊंगा ना ही मैं बैंक अकाउंट बनाऊंगा। बचे हुए अकाउंट मेरे को ओपन क्लोज करने पड़ेंगे, बचे हुए अकाउंट का मेरे को लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, लेकिन कैश अकाउंट का तू लेजर अकाउंट नहीं बनाएगा, क्योंकि जो तेरी कैश बुक है वो किस फॉर्मेट में बनी है? टी फॉर्मेट में। और जो तेरा लेजर बनेगा वो भी किस फॉर्मेट में बनेगा? टी फॉर्मेट में बनेगा। जो तेरी कैश बुक बनी है वो भी किस फॉर्मेट में बनी है? टी फॉर्मेट में। और जो तेरा लेजर अकाउंट बनेगा वो भी किस फॉर्मेट में बनेगा? टी फॉर्मेट में बनेगा। कैश बुक भी टी फॉर्मेट में बनी है तो मैं क्या वापस लेजर अकाउंट में कैश अकाउंट टी फॉर्मेट में बनाऊंगा क्या? नहीं सर, जो मेरी कैश बुक है वो साक्षात क्या है? वही रिकॉर्डिंग है, वही पोस्टिंग है, यानी मेरे को वापस कैश अकाउंट का लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अपन मान के चलते ये मैंने कैश बुक बनाई, फॉर एग्जांपल ये मैंने कैश बुक बनाई, ये मेरी कौन सी है? सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक है। यहाँ पे मैंने माल बेचा कितने रुपए का? 1,20,000 का कैश में, तो सेल 1,20,000 ऐसे आए।
कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो डेबिट साइड में 1,20,000 लिख दिए सेल के नाम से। मैंने गुड्स खरीदा 50,000 के तो परचेज क्रेडिट साइड में लिख दूंगा कैश बुक के कितने रुपए 50,000 रुपए। मैंने सैलरी पे की 5,000 रुपए की तो सैलरी लिख दूंगा कितने रुपए 5,000 रुपए। मेरे को इंटरेस्ट मिला कितने रुपए 10,000 का तो मैं यहाँ इंटरेस्ट लिख दूंगा 10,000 का मिला। तो ये 4 ट्रांजैक्शन हुए जिनको मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर लिया सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। और ये कौन सी स्टेज पे है सर ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे है। बेटा ये कौन सी स्टेज पे है सर ये रिकॉर्डिंग स्टेज पे है। मैंने कौन से रिकॉर्ड कर लिया सिंगल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड कर लिया है। सिंगल कॉलम कैश बुक बना लिया है जिसमें मेरे कितने ट्रांजैक्शन है 4 ट्रांजैक्शन है। ये मेरी सिंगल कॉलम कैश बुक है। अब ये बोल रहा है इसे आप किस में कन्वर्ट कीजिए लेजर में कन्वर्ट कीजिए। तो एक चीज तो पक्की है अगर मैं इसे लेजर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो मैं कौन सा अकाउंट नहीं बनाऊंगा बेटा मैं कैश अकाउंट नहीं बनाऊंगा। क्यों क्योंकि सर कैश अकाउंट तो पहले से ही बना हुआ है ना। मैं कैश अकाउंट क्यों नहीं बनाऊंगा क्योंकि सर कैश अकाउंट तो हमने पहले से ही बना के रखा है ना। मैं वापस क्या वही सेम टी फॉर्मेट बनाऊंगा क्या नहीं सर हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे लेकिन हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा सेल अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा परचेज अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। हमें कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा सैलरी अकाउंट तो बनाना पड़ेगा। अगर आपको याद है एक जर्नल एंट्री 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। एक जो आप जर्नल एंट्री पास करते हो वो 2 अकाउंट में रिकॉर्ड होती है। एक उसका डेबिट साइड होता है दूसरा उसका क्रेडिट साइड होता है। एक उसका डेबिट साइड होता है दूसरा उसका क्रेडिट साइड होता है। आपने डेबिट का इफेक्ट दे दिया है। ये देखो यहाँ पे ये वाली एंट्री में आपने किसका इफेक्ट दे दिया है डेबिट का इफेक्ट दे दिया है। ये वाली एंट्री में आपने किसका इफेक्ट दे दिया है डेबिट का इफेक्ट दे दिया है। ये वाली एंट्री में आपने किसका इफेक्ट दे दिया है डेबिट का इफेक्ट दे दिया है। ये वाली एंट्री में आपने किसका इफेक्ट दे दिया है डेबिट का इफेक्ट दे दिया है। किसका इफेक्ट देना बाकी है सर क्रेडिट का इफेक्ट देना बाकी शो इसका इफेक्ट देना बाकी है सर क्रेडिट का इफेक्ट देना बाकी है डेबिट का इफेक्ट देना बाकी है। एक जगह क्या हो चुका है एक जगह सर डेबिट इफेक्ट हो चुका है क्रेडिट नहीं दिया। एक जगह क्या हो चुका है सर क्रेडिट इफेक्ट हो चुका है डेबिट नहीं दिया। तो आपको ये चीज हमेशा याद रखना आपको कैश बुक का वापस कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बैंक बुक का वापस बैंक अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो अकाउंट है उसके तो आपको लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल सेल का लेजर अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज का लेजर अकाउंट बनेगा। फॉर एग्जाम्पल सैलरी का अकाउंट बनेगा। फिर उसके बाद बेटा इंटरेस्ट का अकाउंट बनेगा। ठीक है हम कैश का नहीं बनाएंगे लेकिन बाकी अकाउंट का तो तेरे को लेजर अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। उसके लिए तेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सेल कितने का हुआ सर 1,20,000 का सेल हुआ। ठीक है यानी कैश अकाउंट डेबिट सेल अकाउंट क्रेडिट। कैश के डेबिट में तो दिख ही रहा है तेरे को सेकंड इफेक्ट कहां देना पड़ेगा सेल के क्रेडिट में 1,20,000 किसके नाम से कैश के नाम से। नेक्स्ट तेरे को इंटरेस्ट कितना मिला 10,000 रुपए मिला इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट मिलने की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश अकाउंट तो डेबिट हो चुका है तेरे को कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट के क्रेडिट साइड में कैश कितने रुपए 10,000 रुपए। उसके बाद तूने क्या खरीदा गुड्स खरीदा। बेटा तूने क्या खरीदा गुड्स खरीदा। गुड्स कितने के खरीदा सर मैंने गुड्स खरीदा 50,000 रुपए के। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने कैश में तो पहले ही क्रेडिट कर दिया है अब हमें किसे डेबिट करना पड़ेगा परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 रुपए किसके नाम से कैश के नाम से। नेक्स्ट क्या है हमने सैलरी पे की कितने की 5,000 की। सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर कैश में क्रेडिट हो चुका है लेकिन अभी तक कहां डेबिट नहीं हुआ सैलरी में डेबिट नहीं हुआ। तो सैलरी के डेबिट साइड में कितने रुपए लिख दूंगा 5,000 रुपए लिख दूंगा कैश के नाम से। यानी बोलने का मतलब क्या है सर बोलने का मतलब है हमने ये ट्रांजैक्शन का किस में इफेक्ट दे दिया है कैश अकाउंट में इफेक्ट दे दिया है लेकिन जो सेकेंड इफेक्ट है वो देना बाकी है। तो सेकेंड इफेक्ट हम कहां देंगे या तो सेल्स में देंगे या परचेज में देंगे या इंटरेस्ट में देंगे या सैलरी में देंगे। आपको उसका सेकंड इफेक्ट देना पड़ेगा। अगर यू आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक और यू आर प्रिपेयरिंग अ डबल कॉलम कैश बुक और यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक ना ही तू कैश अकाउंट बनाएगा ना ही तू बैंक अकाउंट बनाएगा। अगर तेरे पास सिंगल कॉलम कैश बुक है तो कैश अकाउंट तू फिर से प्रिपेयर नहीं करेगा। जो तेरी सिंगल कॉलम कैश बुक है वही तेरा साक्षात कैश अकाउंट है। अगर तू डबल कॉलम मेंटेन कर रहा है तो तेरे पास कैश का कॉलम भी है तेरे पास बैंक का कॉलम भी है। ना ही तू कैश का अलग से लेजर अकाउंट बनाएगा ना ही तू बैंक का अलग से लेजर अकाउंट बनाएगा क्योंकि वो तेरी जो डबल कॉलम कैश बुक है ना वो साक्षात
कैश अकाउंट है, वही साक्षात बैंक अकाउंट है। तेरे को वापस टी फॉर्मेट में लेजर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्रिपल कॉलम मेंटेन कर रहा है तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, तेरे को कैश और बैंक का अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन तेरे को डिस्काउंट का अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ट्रिपल कॉलम कैश बुक में दो टाइप के डिस्काउंट है, एक है डिस्काउंट अलाउड, एक है डिस्काउंट रिसीव। दो अलग अलग इंफॉर्मेशन है, दो सिमिलर इंफॉर्मेशन नहीं है। तो डिस्काउंट का अलग से लेजर अकाउंट बनेगा, कैश और बैंक का अलग से लेजर अकाउंट नहीं बनेगा। सर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक और कैश बुक में सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन है, हाँ, तो क्या हमें बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा क्या? यस, इस केस में आपको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो तूने सिंगल कॉलम कैश बुक बनाई है ना बेटा, उसमें सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन है, वो सिर्फ कैश की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा है, वो बैंक की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड नहीं कर रहा। अगर तू डबल कॉलम बनाता है तो वही डबल कॉलम कैश बुक में कैश की इंफॉर्मेशन भी है, बैंक की इंफॉर्मेशन भी है, तो ना ही तेरे को फ्यूचर में कैश अकाउंट बनाना है, ना ही तेरे को फ्यूचर में बैंक अकाउंट बनाना है। इन केस ऑफ कैश बुक अगर तू सिंगल मेंटेन करे, डबल मेंटेन करेगी, ट्रिपल मेंटेन करे, सिंगल मेंटेन करेगा तो तेरे को कैश अकाउंट वापस से नहीं बनाना है, डबल मेंटेन करेगा तो कैश और बैंक अकाउंट वापस से नहीं बनाना है, अगर ट्रिपल मेंटेन करेगा तो कैश और बैंक का अकाउंट तू वापस नहीं बनाएगा, लेकिन तेरे को डिस्काउंट का अकाउंट वापस बनाना पड़ेगा, क्योंकि डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्काउंट अलाउड, एक होता है डिस्काउंट रिसीव्ड। एक हमारे लिए खर्चा है, दूसरा हमारे लिए इनकम है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, अगर वी आर प्रिपेयरिंग मोर देन सिंगल कॉलम कैश बुक यानी डबल या ट्रिपल बना रहे हैं तो कैश और बैंक का हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाना है। अगर सिंगल बना रहे हैं तो कैश का हमें लेजर अकाउंट नहीं बनाना है, क्योंकि तेरी कैश बुक इज अ साक्षात लेजर अकाउंट। जो तेरी कैश बुक है वही तेरा क्या है, लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट भी टी फॉर्मेट में बन रहा है, तेरी कैश बुक भी टी फॉर्मेट में बन रही है, तो कैश बुक का तू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट वापस नहीं बनाएगा अगर तूने कैश बुक को पहले से प्रिपेयर कर लिया है। तो ये थी कैश बुक के बारे में बात। तो लेकिन सर ये जो बचे हुए अकाउंट है, जैसे अभी ये जो बचे हुए अकाउंट थे कौन कौन से सर, सेल था, फिर उसके बाद परचेज था, फिर उसके बाद इंटरेस्ट था, फिर उसके बाद सैलरी था, इसका इफेक्ट देना पड़ेगा क्या? हाँ, आपने अभी तक कितना इफेक्ट दिया है, सिंगल इफेक्ट दिया है। अगर आप कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या चेक करते हो कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कि कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। दूसरे अकाउंट को अपन छोड़ देते हैं कि दूसरा अकाउंट डेबिट हो रहा है कि क्रेडिट हो रहा है, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो कैश बुक के डेबिट साइड में, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में। अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो तूने कैश बुक के डेबिट साइड में तो लिख दिया, लेकिन ये जो जर्नल है, ये जो अकाउंट्स है, ये किसके हिसाब से चलता है? डबल एंट्री सिस्टम से चलता है। तूने अभी तक एक ही एंट्री पास की है, कैश डेबिट हुआ तो कैश के डेबिट में लिख दिया, लेकिन कोई दूसरा अकाउंट क्रेडिट हुआ है उसके क्रेडिट में तो लिख। इसलिए हम बाद में क्या प्रिपेयर करते हैं, उसका लेजर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल सेल, हमने 1,20,000 का माल बेचा था, हाँ सर, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर जर्नल एंट्री होनी चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने 1,20,000 का माल बेचा था ना, ये देखो हमने 1,20,000 का माल बेचा था, 1,20,000 की माल की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तूने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया क्या? नहीं सर, हमने कैश को डेबिट करके वो ट्रांजैक्शन को छोड़ दिया, तो सेल को क्रेडिट कौन करेगा? सर सेकंड स्टेज में करेंगे, जब अपन लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो हमने सेकंड स्टेज में क्या बनाया, लेजर अकाउंट बनाया, और कैश अकाउंट क्या हो गया बेटा, क्रेडिट हो गया। सेल अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। कितने से? 1,20,000 से। किसके नाम से? कैश के नाम से। एक इफेक्ट तूने रिकॉर्डिंग में दे दिया था, इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे आ गया, पोस्टिंग में आ गया। तो हमेशा याद रखना, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल कॉलम कैश बुक यू विल नॉट प्रिपेयर कैश अकाउंट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ डबल कॉलम कैश बुक यू विल नॉट प्रिपेयर कैश एंड बैंक अकाउंट, व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक यू विल नॉट प्रिपेयर कैश एंड बैंक बट यू विल प्रिपेयर डिस्काउंट अकाउंट। तेरे को डिस्काउंट अकाउंट फिर से बनाना पड़ेगा। ये था कैश बुक के बारे में। सर अगर परचेज बुक यानी गुड्स की बुक्स दी हुई है, सर अगर गुड्स की बुक्स दी हुई है तो क्या करना? सर मेरे को एक चीज बताओ कमेंट सेक्शन में, ये जो आपकी गुड्स की बुक्स है ये टी फॉर्मेट में है कि नहीं है? जस्ट मेरे को इतना बताओ, ये जो आपकी गुड्स की बुक्स है ये टी फॉर्मेट में है कि नहीं है? जो अपन परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न बुक है, ये टी फॉर्मेट में है कि नहीं है? कम ऑन एवरीबॉडी। नहीं है? नहीं सर, ये टी फॉर्मेट में नहीं है। हम इसके लिए क्या बना रहे हैं, नॉर्मल फॉर्मेट बना रहे हैं। फॉर्मेट क्या है सर? फॉर्मेट है सीरियल नंबर या डेट, या फिर सप्लायर नेम, या फिर
रुपीस या फिर रीमार्क, यानी ये टी फॉर्मेट में नहीं है। अगर ये टी फॉर्मेट में नहीं है तो क्या हमें इसका वापस लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्या? यस सर, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट फॉर एवरी बुक इन गुड्स की बुक्स, यानी गुड्स की जितनी भी बुक है उन सबके तेरे को फिर से लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि वो कौन से फॉर्मेट में नहीं है? टी फॉर्मेट में नहीं है। हम सब्सिडरी बुक्स का लेजर अकाउंट क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि वो पहले से ही टी फॉर्मेट में बना हुआ है। हम सब्सिडरी बुक्स यानी कैश बुक का लेजर अकाउंट क्यों नहीं बना रहे थे? क्योंकि बेटा वो पहले से ही टी फॉर्मेट में बना हुआ है, लेकिन यहां पे गुड्स की बुक्स पहले से टी फॉर्मेट में नहीं है, तो तेरे को परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तेरे को यहाँ पे परचेज अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तेरे को यहाँ पे सेल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तेरे को यहाँ पे परचेज रिटर्न अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, तेरे को यहाँ पे सेल रिटर्न अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। यानी गुड्स की बुक्स के जितनी भी सब्सिडरी बुक्स है चारों के आपको पोस्टिंग में क्या बनाने पड़ेंगे? लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स ऑफ गुड्स की बुक्स, जब आप गुड्स की बुक्स बना रहे थे ना, तो आपने गुड्स की बुक्स टी फॉर्मेट में नहीं बनाया था, एक टैबुलर फॉर्मेट में बनाया था, उसको डेबिट एंड क्रेडिट में डिवाइड नहीं किया था। इसलिए हमें परचेज अकाउंट का लेजर फिर से बनाना पड़ेगा, सेल अकाउंट का लेजर फिर से बनाना पड़ेगा, परचेज रिटर्न का लेजर फिर से बनाना पड़ेगा, सेल रिटर्न का लेजर फिर से बनाना पड़ेगा। सर ये सब्सिडरी बुक्स अगर गुड्स की बुक्स है तो हम लेजर कैसे बनाएंगे? ये देखो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन रहेगी, ये सीरियल नंबर, ये सप्लायर नेम, ठीक है, ये रुपीस और ये रिमार्क। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, हमने राहुल से माल खरीदा कितने रुपए का? 50,000 रुपए का, ठीक है, ये परचेज बुक है, ठीक है। फिर नंबर 2, हमने संदीप से माल खरीदा कितने रुपए का? 20,000 रुपए का, ठीक है सर। अब ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है कि राहुल से माल खरीदा 20,000 का, राहुल से माल खरीदा 50,000 का, संदीप से माल खरीदा 20,000 का। अगर मैं इसका लेजर अकाउंट बनाऊं तो मेरे को आप बताइए कितने लेजर अकाउंट बनेंगे? अगर मैं इस इंफॉर्मेशन का सेकेंड स्टेज पे जा रहा हूं, रिकॉर्डिंग से पोस्टिंग पे जा रहा हूं, तो मेरे को बताओ टोटल कितने लेजर अकाउंट बनेंगे? आपके टोटल लेजर अकाउंट बनेंगे 3, आपके टोटल लेजर अकाउंट बनेंगे 3। सर 3 लेजर अकाउंट कैसे बनेंगे? सर पहला बनेगा परचेज अकाउंट, सर पहला बनेगा परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा राहुल अकाउंट, सर पहला बनेगा परचेज अकाउंट, दूसरा बनेगा राहुल अकाउंट, और आपका जो तीसरा बनेगा वो संदीप अकाउंट बनेगा। आपके टोटल 3 लेजर अकाउंट बनेंगे, एक परचेज अकाउंट का लेजर बनेगा और 2 सप्लायर के अकाउंट बनेंगे, क्योंकि दोनों ने आपको गुड्स उधारी में क्या किए? सप्लाई किए। आपको सिर्फ जर्नल एंट्री सोचनी है और उसका इफेक्ट देना है। आपने राहुल से 50,000 का गुड्स खरीदा, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? सर मैंने राहुल से 50,000 के गुड्स खरीदे, मैंने राहुल से 50,000 के गुड्स खरीदे उधारी में, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? परचेज अकाउंट डेबिट टू राहुल अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में कितने रुपए लिख दूंगा? 50,000 रुपए लिख दूंगा। किसके नाम से? राहुल के नाम से। परचेज अकाउंट के डेबिट में कितने रुपए लिख दूंगा? 50,000 रुपए लिख दूंगा। किसके नाम से? राहुल के नाम से। राहुल अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो राहुल के क्रेडिट में कितने रुपए लिख दूंगा? 50,000 रुपए लिख दूंगा। किसके नाम से? परचेज के नाम से। ये पहले ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग हो गई। दूसरा ट्रांजैक्शन क्या है? सर संदीप से उधारी में गुड्स खरीदा, कितने रुपए के? 20,000 रुपए के। गुड्स उधारी में खरीदे तो जर्नल एंट्री क्या होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू संदीप अकाउंट। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 20,000 से। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? संदीप अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। वैसे ही संदीप के क्रेडिट में जाऊंगा, कितने रुपए लिख दूंगा? 20,000 लिख दूंगा। कहीं तो भी कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कहीं तो भी परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको गुड्स की बुक्स की क्या करनी पड़ेगी? पोस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर ये सेल बुक होती, अगर ये सेल बुक होती तो सेल अकाउंट बना रहता, संदीप अकाउंट बना रहता, राहुल अकाउंट बना रहता। परचेज बुक होती तो परचेज रिटर्न अकाउंट बना रहता और पार्टी के अकाउंट बने रहते। सेल रिटर्न होती तो सेल रिटर्न अकाउंट बना रहता और पार्टी के अकाउंट बने रहते। लेकिन एक चीज अपने दिमाग में बैठा लेना, एक बार परचेज अकाउंट तूने बना लिया, वापस तू परचेज अकाउंट नहीं बनाएगा। सारी इंफॉर्मेशन उस परचेज अकाउंट में ही लिखेगा। भले तूने कैश में खरीदा, भले तूने उधारी में खरीदा, तूने एक बार सेल अकाउंट बना लिया तो सारा सेल उसी में रिकॉर्ड किया जाएगा, भले वो कैश सेल हो कि भले वो क्रेडिट सेल हो। अगर अलग अलग अकाउंट बनाना था, अगर हर ट्रांजैक्शन के हिसाब से मेरे को अलग अलग अकाउंट बनाना था, तो मेरे पास इतनी सारी जर्नल एंट्री ठीक थी ना। मेरे को और जर्नल एंट्री नहीं चाहिए ना, मेरे को और अकाउंट नहीं चाहिए ना। मेरे को मैं लेजर अकाउंट बना ही क्यों रहा हूं? ताकि ये जर्नल एंट्री से मुक्ति मिल सके। मेरे को बार बार पन्ने पलटा के ये दिक्कत ना हो कि ये एंट्री कहां है, ये एंट्री कहां है, ये एंट्री कहां है, कितने पैसे हुए, क्या हुए। एक ही अकाउंट मेरे को उस
ट्रांजैक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे दे। यानी मैं चाहता हूं कि मैंने साल भर में कितना माल बेचा है, तो मैं बार बार सेल की एंट्री पास नहीं कर सकता। मैं बार बार सेल की एंट्री नहीं देख सकता कि कितने बार सेल हुआ है। अगर मेरे को ये सेल अकाउंट बता दे कि आपने साल भर में इतना माल बेचा है, मैं उसकी टोटल कर लूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना, आप पोस्टिंग कैसे करोगे, फ्रॉम सब्सिडरी टू लेजर। अगर कैश बुक है तो हम कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, सिंगल कॉलम कैश बुक के लिए कैश अकाउंट नहीं बनेगा, डबल कॉलम कैश बुक के लिए कैश बैंक नहीं बनेगा, ट्रिपल कॉलम कैश बुक के लिए ना ही कैश बनेगा ना ही बैंक बनेगा। हमें डिस्काउंट का बनाना पड़ेगा। डिस्काउंट अलाउड का अलग अकाउंट बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड का अलग अकाउंट बनेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग अकाउंट है। एक एक्सपेंस है, दूसरा इनकम है। एक्सपेंस का अकाउंट अलग बनता है, इनकम का अकाउंट अलग बनता है। लेकिन अगर आप गुड्स की बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो तो सारी गुड्स की बुक्स के लिए आपको उनके इंडिविजुअल लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे। परचेज अकाउंट का, परचेज बुक का परचेज अकाउंट अलग बनेगा, सेल बुक का सेल अकाउंट अलग बनेगा, परचेज रिटर्न का परचेज रिटर्न अलग बनेगा, सेल रिटर्न का सेल रिटर्न अकाउंट अलग बनेगा। और उसमें जितने सप्लायर है, जितने कस्टमर है, उन सबके आपको अलग से लेजर अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे आप जर्नल एंट्री में करते थे, आपको पूरा वैसा ही करना है। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा तो परचेज के डेबिट साइड में लिख देंगे, सेल अकाउंट क्रेडिट हो रहा तो सेल के क्रेडिट में लिख देंगे, पार्टी अकाउंट डेबिट हो रहा तो पार्टी के डेबिट साइड में लिख देंगे, पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पार्टी के क्रेडिट में लिख देंगे। और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। सर एक अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है? सर एक लेजर अकाउंट को बैलेंस कैसे किया जाता है? पूरा कंसंट्रेशन बेटा स्क्रीन पे रखना। मान के चलते ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज अ कैश अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, दिस इज अ कैश अकाउंट। ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। ये कौन सा बैलेंस है, ये क्रेडिट। ये एक डेबिट साइड है, एक क्रेडिट साइड है। यहाँ पे लिखा हुआ है सेल 5 लाख रुपए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट 20,000 रुपीज। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है पार्टी से पैसे मिले 20,000 रुपए। यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज 3 लाख रुपए। यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी 20,000 रुपए। यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक में पैसे डिपॉजिट किए 40,000 रुपीज। अब ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब मेरे को, यानी मैंने क्या किया, जर्नल एंट्री पढ़ी, लेजर अकाउंट प्रिपेयर किया। अब मेरे को ये लेजर को क्या करना है, क्लोज करना है। मेरे को ये पता करना है मेरे पास कितने पैसे है। तो मेरे को लेजर अकाउंट को बैलेंस करना पड़ेगा। एक अकाउंट को आपको बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि आपको ये जानना है उस अकाउंट में कितना बैलेंस है। आप एक लेजर अकाउंट को बैलेंस क्यों करते हो, बिकॉज यू हैव टू फाइंड दैट अमाउंट कि उस लेजर अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहां पे कितना बैलेंस है सर, पता करते हैं। 5 लाख, 20,000, 20,000। डेबिट साइड कितने ज्यादा है सर, डेबिट साइड की टोटल आ रही है 5,40,000। क्रेडिट साइड की टोटल कितनी आ रही है, 3,20,000, 40,000। सर क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 3,60,000। तो हमेशा याद रखना, एक लेजर अकाउंट का बैलेंस कौन सा रहता है, इट विल बी अ डेबिट बैलेंस और इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। ये जो लेजर अकाउंट है ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है कि ये क्रेडिट बैलेंस है, ये हमेशा कैसे पता चलेगा, जो साइड ज्यादा दिख रही है हमेशा बैलेंस उसका रहेगा। जो साइड ज्यादा दिख रही है हमेशा बैलेंस उसका रहेगा। स्क्रीन पे देखो, अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो इट विल बी अ डेबिट बैलेंस, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इट विल बी अ क्रेडिट बैलेंस। सर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, सर हमारी डेबिट साइड ज्यादा है, तो कौन सा बैलेंस है बेटा, इट विल बी अ डेबिट बैलेंस। क्यों, क्योंकि तेरी डेबिट साइड ज्यादा है। डेबिट में बैलेंस कितना है 5,40,000, क्रेडिट में बैलेंस कितना है 3,60,000। तो सर ये लेजर अकाउंट में बैलेंस कौन सा है, जो साइड ज्यादा रहती है हमेशा बैलेंस उसका रहता है। कौन सी साइड ज्यादा है सर, डेबिट साइड ज्यादा है। कौन सा बैलेंस है सर, डेबिट बैलेंस है। सर कौन सी साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। सर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा रहती, डेबिट कम रहती, तो कौन सा बैलेंस हो गया रहता, क्रेडिट बैलेंस हो गया रहता था। लेकिन बैलेंस को क्लोज करने के लिए यू विल राइट ऑलवेज अपोजिट साइड। अगर मेरे को एक लेजर अकाउंट को क्लोज करना है ना, तो उसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अगर मेरे को एक लेजर अकाउंट को क्लोज करना है ना, तो उसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो इसलिए लेजर को क्लोज करने के लिए हम अमाउंट कौन सी साइड लिखते हैं, अपोजिट साइड लिखते हैं। और कौन सा अमाउंट लिखा जाता है,
बैलेंस अमाउंट। कौन सा अमाउंट लिखा जाता है? बैलेंस अमाउंट। तो चेक करो, बैलेंस, सर बैलेंस की, और बैलेंस जो साइड ज्यादा है हमेशा बैलेंस वो रहेगा। सर कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस है? कैश अकाउंट इज अ डेबिट बैलेंस बेटा। सर कैश अकाउंट कौन सा बैलेंस है? कैश अकाउंट इज अ डेबिट बैलेंस। लेकिन क्लोज करने के लिए, एक लेजर अकाउंट को बंद करने के लिए हम कौन सी साइड लिखेंगे? अपोजिट साइड लिखेंगे। सर अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होती, डेबिट कम होता, तो बैलेंस कौन सा है? जो साइड ज्यादा है बैलेंस हमेशा वो रहेगा। लेकिन तू लेजर अकाउंट को क्लोज करने के लिए कौन सी साइड लिखेगा? अपोजिट साइड लिखेगा। तेरे को बैलेंस लिखना कहां पड़ेगा क्लोज करने के लिए? अपोजिट साइड लिखना पड़ेगा। लेकिन ये है कौन सा बैलेंस? जो साइड ज्यादा है हमेशा बैलेंस उसका रहेगा। अगर डेबिट ज्यादा तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ डेबिट बैलेंस, क्रेडिट ज्यादा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट बैलेंस। लेकिन डेबिट ज्यादा है, मेरे को लेजर अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करते वक्त अपोजिट साइड में लिखूंगा। यानी कौन सी साइड में लिख दूंगा? क्रेडिट साइड में लिख दूंगा। क्रेडिट ज्यादा है लेकिन लेजर अकाउंट को क्लोज करना है, क्लोज करते वक्त कौन सी साइड लिख दूंगा? अपोजिट साइड लिख दूंगा। यानी कौन सी साइड में लिख दूंगा? डेबिट साइड में लिख दूंगा। ये चीज अपने दिमाग में हमेशा फिट कर लेना। बैलेंस वो रहता है जो साइड ज्यादा रहती है। अगर आपसे कोई पूछे परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस है, तो परचेज अकाउंट पढ़ के बता सकता हूं मैं परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस है, क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट ही होता है। आपने अभी तक इतने सारे क्वेश्चन किए, परचेज अकाउंट कहीं क्रेडिट हुआ है क्या? सोच के देखो। नहीं सर, परचेज अकाउंट कभी भी क्रेडिट नहीं हुआ, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है। यानी परचेज अकाउंट कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस है सर, क्योंकि उसकी डेबिट साइड हमेशा ज्यादा है। लेकिन अगर आपको लेजर अकाउंट को क्लोज करना है तो आप लिखोगे कौन सी साइड? अपोजिट साइड में लिखोगे। यानी कौन सी साइड लिखा जाता है? क्रेडिट साइड लिखा जाता है। क्लोज करने के लिए अपोजिट साइड लिखा जाता है। लेकिन बैलेंस कौन सी साइड का रहता है? जो साइड ज्यादा रहती है हमेशा बैलेंस उसका रहता है। किसी लेजर अकाउंट को अगर मेरे को क्लोज करना है तो मेरे को उसका बैलेंस कहां लिखना पड़ेगा? अपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा। इस पे अपन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है? तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, एंजॉय।